कहानी शुरू होती है हैदराबाद शहर से। वहाँ वासु नाम का लड़का अपनी जॉब छोड़ के फिल्म डायरेक्शन करने का सपना पूरा करने के लिए पीछे पड़ा है। वो अपने दोस्त के कैफे के लिए शॉर्ट फिल्म बना रहा है। उसके लिए वह लड़कियों के ऑडिशन लेता है, पर उसे अच्छी एक्ट्रेस नहीं मिलती। तभी उसे एक लड़की दिखती है। वो लड़की सिगरेट पी रही है। वासु को वैसी ही लड़की चाहिए थी। वो उस लड़की को पूछता है कि तुम मेरी शॉर्ट फिल्म में काम करोगी क्या। वो मना करती है, कहती है मुझे फिल्मों में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, और अपने घर चली जाती है। वासु उसका पीछा करते उसके घर आता है। वो लड़की चिल्लाने लगती है। तभी उसके पापा आते हैं। वो वासु से कहते हैं मेरी बेटी कीर्ति का क्यों पीछा कर रहे हो। वासु बोलता है मैं कीर्ति को मैं फिल्म में हीरोइन बनाना चाहता हूँ। पापा को फिल्मों का शौक होता है, तो वो कीर्ति को फिल्म में काम करने को कहते हैं। वासु को कीर्ति कहती है मैं साइकोलॉजी की मास्टर कर रही हूँ मुंबई में, तुम्हारे पास सिर्फ 2 वीक है, और वो फिल्म में काम करने को तैयार होती है। वासु फिल्म शुरू करता है। शूट के आखिरी दिन आता है। वहाँ कुछ गुंडे कीर्ति को छेड़ने लगते हैं। तभी वासु उनसे लड़ने लगता है। एक आदमी वासु के सर पर मारता है। वासु के कान से खून बहता है और वासु उन लोगों को बुरी तरह से मारता है। उसका दोस्त उसे रोकते हुए चिल्लाता है। तभी वासु नॉर्मल होता है। उसे समझ नहीं आता कि वो क्या कर रहा है। वासु फिल्म से प्रोड्यूसर को इम्प्रेस करता है। वो प्रोड्यूसर उसे एक प्रोजेक्ट देता है, कहता है स्क्रिप्ट रेडी करो और मुझसे मिलो। तब वासु कहता है 1 महीने में बना दूंगा। वासु 1 महीने के अंदर मेहनत से स्क्रिप्ट तैयार करता है। फिर प्रोड्यूसर उसे मिलता है। प्रोड्यूसर को ये स्क्रिप्ट बहुत पसंद आती है और वो ये प्रोजेक्ट शुरू करने को कहता है। वासु बहुत खुश होता है। फिर वासु उसके दोस्त और कीर्ति आखिरी बार मिलते हैं। तभी वासु और कीर्ति को एक दूसरे से प्यार होता है। दोस्तों के जाने के बाद वो दोनों बेड पर प्यार कर रहे होते हैं। तभी वासु को फिर से कुछ हो जाता है। रोमांस के बीच रोजी कहता है। ये सुन के कीर्ति को गुस्सा आता है। वो कहती है तुम मेरे साथ हो और दूसरी लड़की के बारे में कैसे सोच सकते हो, और वो गुस्से से वहां से चली जाती है। वासु को फिर समझ नहीं आता कि उसके साथ क्या हुआ। ये बात वो अपने दोस्त को बताता है। वो परेशान होता है, कहता है फिलहाल तू फिल्म पर फोकस कर। फिर वासु फिल्म शुरू करता है। फिल्म तैयार होती है। वासु की पहली फिल्म उन्हीं की हिट हो जाती है। प्रोड्यूसर वासु को बताता है कि हमारे फिल्म का बॉलीवुड में रीमेक करने का ऑफर आया है। तब वासु बहुत खुश होता है। मुंबई में वासु का प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रहा होता है। बॉलीवुड का एक प्रोड्यूसर प्रेस को बताता है कि वासु की फिल्म का रीमेक किया जाएगा। उसी के साथ वासु को 2 और फिल्में बिग बजट वाली मिलेंगी। पर तभी पुलिस आती है और वासु को स्क्रिप्ट के चोरी करने के लिए अरेस्ट करती है। एसआर पब्लिकेशन के लोगों ने वासु के खिलाफ कंप्लेंट की थी कि वासु ने उनकी स्क्रिप्ट कॉपी की है, और कीर्ति को ये बात पता चलती है। तब वह अपनी कजन पद्मावती को वासु का केस देती है। पद्मावती वासु से मिलती है। उसे बताती है कि भारत के सबसे बड़े एसआर पब्लिशर्स ने तुम्हारे खिलाफ कॉपीराइट का मामला दर्ज किया है। उन्होंने आरोप लगाया है कि तुम्हारे स्क्रिप्ट और फिल्म की कहानी उनकी तेलुगु और बंगाली किताबों से चुराई गई है। पर वासु उस पर चिल्लाता है, कहता है मैंने चोरी नहीं की, ये मेरी कहानी है, मैं प्रूफ कर सकता हूँ। अब कोर्ट में अपोनेंट लॉयर कृष्ण मूर्ति बताता है कि वासुदेव ने एसआर पब्लिशर की स्क्रिप्ट हूबहू कॉपी की है, उसी के साथ 2 और कहानी की चोरी की है और बॉलीवुड को बेच भी दिया है। 1970 में ये कहानी एक तेलुगु लेखक ने लिखी थी। उनका नाम श्याम सिंघा रॉय है। फिर ओरिजिनल किताबें जज को देता है। पद्मावती जज को कहती है वासु बेगुनाह है, पर जज कहता है कि वासु और ओरिजिनल किताब की कहानी 90% मिलती है। बिना कहानी चोरी किए इतनी सिमिलैरिटी कैसे हो सकती है। तब वासु कहता है जिंदगी में मैंने कभी ये किताबें नहीं देखी, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, चाहे आप लाई डिटेक्टर टेस्ट कीजिए। तब जज सच के लिए टेस्ट करने को कहता है। टेस्ट के बाद पता चलता है कि वासु झूठ नहीं बोल रहा। तब कोर्ट वासु को अनकंडीशनल बेल देता है और सबूत पेश करने को 3 दिन का वक्त भी देता है। अब पद्मावती सबूत इकट्ठा करने लगती है। वो वासु को श्याम सिंघा रॉय की किताबें दिखाती है। वो बताती है कि श्याम सिंघा रॉय की माँ तेलुगु थी और पिता बंगाली। उनकी लव मैरिज हुई थी। फिर वो पश्चिम बंगाल में बस गए। श्याम के 3 भाई थे।
श्याम सबसे छोटा था। वो कलकत्ता में लेखक और सामाजिक कार्यकर्ता बने थे। 1977 के बाद उनके बारे में किसी को पता नहीं। 1985 में उनके 3 भाइयों की कार एक्सीडेंट में मौत हो गई थी और उनके बच्चे ये कंपनी चला रहे हैं और उन्होंने तुम्हारे खिलाफ मामला दर्ज किया है। जब वासु ये किताबें देखता है तभी फिर से उसके कानों से खून बहने लगता है। तभी उसका दोस्त बताता है कि वासु जब भी यादों में खोता है तब उसके कानों में से ये खून आने लगता है। हमने डॉक्टर को भी दिखाया। डॉक्टर ने कहा कि वासु बहुत स्ट्रेस लेता है, इसीलिए ऐसा होता है। कृति थोड़ी परेशान होती है। वो पूछती है कि ऐसा कितनी बार हुआ है। वासु कहता है बहुत सालों से। तब कीर्ति वासु को अपने टीचर के पास लेके जाती है। टीचर बोलती है वासु को हिप्नोटाइज थेरेपी करके उसके दिमाग में क्या चल रहा है देखते हैं। जब वासु को हिप्नोटाइज किया जाता है तब वासु रोजी कह के पुकारता है। फिर से उसके कानों से खून आता है। टीचर पूछती है रोजी कौन है, उसे कैसे जानते हो? वो कहता है वो मेरी पत्नी है। टीचर पूछते हैं तुम्हारा नाम क्या है वासु? वासु कहता है श्याम सिंघा रॉय और कहानी पास्ट में जाती है 1969 वेस्ट बंगाल में। वहाँ कुछ ऊंची जाति के लोग नीची जाति वाले लोगों को कुएं से पानी लेने से इनकार करते हैं। तभी वहाँ श्याम सिंघा रॉय आता है, उनको ऐसा करने से विरोध करता है पर वो लोग नहीं मानते। तब श्याम उस नीची जात वाले आदमी को उठा के पानी में फेंकता है। कहता है अब ये पानी सबका है, यहाँ जाति का खेल मत खेलो। तुम्हारा धर्म का धंधा कैसे बंद करना है ये श्याम सिंघा रॉय जानता है, खबरदार। फिर वो घर आता है। घर में श्याम का बड़ा भाई श्याम पर गुस्सा होता है, उसे थप्पड़ मारता है। कहता है तूने एक नीची जात वाली को क्या सोच के कुएं में डाला? तू हम सबको इस गांव से निकलवाना चाहता है क्या? तब श्याम कहता है आप तकलीफ क्यों लेंगे, मैं ही यहाँ से चला जाता हूँ। यहाँ इंसान ही इंसान के दुश्मन बन चुके हैं, मुझे नहीं रहना यहाँ। तभी श्याम का छोटा भाई मनोज उसे कहता है परेशान मत हो, बड़ा भाई हो हमारा। तब श्याम कहता है मेरा गुस्सा भैया पर नहीं है, इस समाज पर है। सिर्फ हमारे गांव की बात नहीं, पूरे देश की समस्या है ये। साहित्य में समाज बदलने की शक्ति है, मुझे साहित्य लिखने के लिए जाना ही होगा। अब रात होती है। श्याम अपने बड़े भाई जो सो रहे होते हैं उनके पैर छूता है और मनोज से मिलके घर से निकल जाता है। जब वो नदी के पास आता है देखता है कि बोट चलाने वाला गायब होता है। वो पास वाले आदमी से पूछता है कि ये कहाँ गया है। वो बताता है कि मंदिर के नवरात्रि पूजा में। तब श्याम मंदिर आता है। वहाँ हम देखते हैं कि बहुत भीड़ होती है। वहाँ कुछ औरतें डांस कर रही है, सारे लोग उसका आनंद लेते हैं। तभी श्याम को उस औरत में से एक लड़की पसंद आती है, वो उसे ही देखने लगता है। अब डांस खत्म होता है, सारी औरतें मंदिर के अंदर जाती हैं, लोग भी वहां से चले जाते हैं। श्याम उस बोट वाले से पूछता है कि इन औरतों को अंदर क्यों लेके गए? वो कहता है वो तो दासी है, वो बांग्लादेश से यहाँ आई है, वो देवताओं की बीवियां हैं, उन पर कोई नजर भी नहीं डाल सकता। वो सिर्फ डांस करने बाहर आती है फिर अंदर चली जाती है। मैंने तो सुना है कि अंदर कई तरह की सेवाएं मिलती है, पहले नाच करता है और मजे भी करते हैं। इस पर वासु उसे एक जोर का थप्पड़ मारता है और हम देखते हैं कि यहाँ मंदिर के अंदर बहुत सारी औरतें हैं। तभी वहाँ एक औरत कहती है सारी लड़कियां एक लाइन में खड़ी हो जाइए, महंत आ रहे हैं। और हम देखते हैं कि एक मंदिर का महंत लड़कियों में से एक लड़की को अपने साथ रात गुजारने के लिए लेके जाता है और सारी लड़कियां चुपचाप खड़ी हो जाती है। यहाँ श्याम उस लड़की को ही याद करता रहता है। फिर वो दूसरे दिन मंदिर आता है। डांस खत्म होने के बाद उस लड़की से मिलता है, कहता है तुम्हारा डांस अच्छा था, तुम्हारा नाम क्या है? तभी उसे एक लड़की मैत्री जल्दी चलो कह के पुकारती है। श्याम हंसता है और वो मैत्री मंदिर के अंदर चली जाती है। अगले दिन श्याम छत पे पतंग उड़ाता है। मनोज उसे पूछता है किताबें लिखने कलकत्ता नहीं गए तुम? श्याम कहता है अभी तो नवरात्रि खत्म करके ही जाऊंगा। वो कहता है तुम तो नास्तिक थे, अब भगवान पर भक्ति कैसे? श्याम कहता है भक्ति नहीं प्यार है। अब रात को सारी लड़कियां डांस करती है। डांस खत्म होने पर मैत्री सबको प्रसाद बांटती है। तभी श्याम उसे कहता है मंदिर के बाहर तुम्हारा इंतजार करूंगा, तुम मिलने आओ। अब मैत्री को नींद नहीं आती है, वो श्याम के बारे में ही सोचती रहती है और श्याम यहाँ उसका इंतजार करता है। फिर मैत्री श्याम से मिलने जाती है। श्याम उसे बोट में बिठा के नदी में घुमाता है। श्याम मैत्री की खूबसूरती की तारीफ करता है। मैत्री पूछते हैं तुम क्या करते हो?
वो कहता है मैं एक लेखक हूँ। वो बहुत बातें करते हैं, देर हो जाती है। फिर श्याम मैत्री को वापस मंदिर छोड़ देता है। फिर वो दोनों बहुत बार मिलते हैं, दोनों को प्यार हो जाता है। एक दिन श्याम मैत्री का नाम बदलकर रोजे रखता है, पर हम देखते हैं कि मैत्री बहुत सोच रही होती है। एक बार फिर वो मिलते हैं, तब मैत्री पानी में नहा के श्याम के सामने डांस करती है। श्याम कहता है रोजी तुम इस जेल से निकलकर मेरे साथ एक नई जिंदगी की शुरुआत करो, चलो हम शादी करते हैं। पर रोजी कहती है श्याम ये बात मत भूलो कि मैं एक देवदासी हूँ। वो कहता है कोई लड़की किसी की दासी नहीं होती और किसी को दासी बनाने वाला भगवान नहीं होता। ये घटिया प्रथा भगवान के आड़ में चलाई जा रही है। क्या तुम इस जिंदगी से खुश भी हो? वो कहती है मेरे जीवन में इन 9 रातों के अलावा कोई खुशी नहीं है। ऐसा जीवन कोई नहीं चाहेगा, पर हम ये सोच कर जीते हैं कि नियति ने हमारे लिए यही सोच रखा है। श्याम कहता है आत्मसम्मान से बड़ा कुछ भी नहीं होता है। उसे पाने के लिए भगवान से भी लड़ना गलत नहीं है। कायर लोग किस्मत की बातें करते हैं, तुम्हारी कीमत तुम खुद नहीं जानती। रोजी कहती है मंदिर की एक मूर्ति की कीमत मुझसे ज्यादा है। क्या बाहर समाज में मुझे लोग अपना लेंगे क्या? वो कहता है मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा, बस तुम मेरे साथ चलो। कल विजयादशमी है, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। इस नदी के पार हमारी नई जिंदगी की शुरुआत करेंगे। अगले दिन श्याम मंदिर के बाहर रोजी का इंतजार करता है। वो बहुत देर तक इंतजार करता है, पर वो बाहर नहीं आती। तब वो खुद मंदिर के अंदर चला जाता है और वो देखता है कि वहाँ बहुत सारी औरतें खड़ी हैं और रोजी बेहोश घायल पड़ी है। श्याम उसे देख गुस्सा होता है, चिल्लाते हुए पूछता है कि इसे क्या हुआ है। तब उसके दोस्त बताते हैं और हम देखते हैं कि रोजी सामान पैक करके श्याम के पास जाने के लिए तैयार हो रही होती है। तभी वहां महंत आता है। फिर सारी लड़कियां लाइन में लगती है। महंत आज रात के लिए एक छोटी बच्ची को चुनता है, पर रोजी उसे रोकती है, उसका विरोध करती है, कहती है हम भगवान की पत्नियां हैं। इसका मतलब है कि हम देवी की तरह है, हम मूर्तियां नहीं, कोई भी हम पर हाथ रखे। हम मनुष्य है, कोई हमारा मालिक नहीं, भगवान भी नहीं। ये सुन के महंत रोजी को थप्पड़ मारता है, कहता है मेरे खिलाफ बोलने की तेरी हिम्मत कैसे हुई? तुम भगवान की नहीं मेरी दासी हो। और रोजी को बुरी तरह से मारता है, उस पर पेशाब करता है। अब ये सुन के श्याम बहुत गुस्सा होता है और मंदिर के बाहर महंत पूजा कर रहा है। श्याम वहां जाके महंत को मारने लगता है। वो महंत को बुरी तरह से मारता है और उसके पेशाब की जगह को काट डालता है। फिर उसे जलते कोयले की आग में डालता है और महंत तड़प तड़प के मर जाता है। श्याम सबको उसके चंगुल से छुड़ाता है और रोजी को अपने साथ लेके जाता है। फिर श्याम रोजी के साथ कोलकाता आता है। वो रॉयल प्रेस के मालिक से काम मांगता है। प्रेस का मालिक उसे रहने के लिए जगह और काम भी देता है। मालिक को एक नाती होती है, वो श्याम और रोजी के लिए खाना लाती है। रोजी उसे डांस सिखाती है। कुछ दिनों बाद श्याम और रोजी की शादी हो जाती है। जिंदगी आगे बढ़ती है। एक दिन डॉक्टर बताती है कि रोजी मां नहीं बन सकती। रोजी इस बात पे बहुत रोने लगती है, दोनों उदास होते हैं। प्रेस का मालिक श्याम की लिखावट से खुश होता है, उसके आर्टिकल अखबार में छपवाता है। श्याम बहुत मेहनत करता है, फिर वो किताबें लिखना शुरू करता है। वो सरकार के खिलाफ, जाति के खिलाफ लिखता है। लोग उसके साथ जुड़ते हैं। 1970 में श्याम के अस्तित्व किताब सबसे ज्यादा बिकती है और श्याम को एक लेखक के रूप में बहुत तरक्की मिलती है। वो एक बड़ा नाम बनता है। एक दिन रोजी श्याम को कहती है मैं तुम्हें पाकर भाग्यशाली हूँ कि उस देवदासी को तुमने मुक्त किया, पर अभी भी कई सारी औरतें संघर्ष कर रही है, उन्हें वहां से कौन निकालेगा? समाज को उनकी कोई फिक्र नहीं है। तब श्याम उन औरतों के लिए लड़ता है। वो ऐसा ट्रस्ट बनवाता है और रोजी जैसा औरतों को मुक्त करवाता है, यहाँ सुरक्षा देता है, उनके बच्चों के लिए पढ़ाई दिलवाता है। कुछ लोग श्याम के खिलाफ भी होते हैं, पर श्याम उन सारी औरतों को न्याय दिलवाता है। अब रात में श्याम और रोजी छत पर बैठते हैं। रोजी कहती है मैं बहुत खुश हूँ, अब मेरे मन में कोई चिंता नहीं है। मेरी सिर्फ एक ही अंतिम इच्छा है कि मैं अमावस की रात होठों पे मुस्कान लिए तुम्हारी गोद में मरना चाहती हूँ। एक दिन शाम का भाई मनोज आता है। वो बताता है कि बड़े भैया की तबीयत बहुत खराब है, वो तुम्हें एक बार देखना चाहते हैं। रोजी उदास होकर कहती है उस गांव में इतना हुआ, तुम वहां मत जाओ, मुझे डर लग रहा है। श्याम कहता है तुम चिंता मत करो, मेरी माँ के जाने के बाद
भाई ने ही मुझे संभाला है, मुझे उनसे मिलने जाना ही होगा। फिर श्याम और मनोज चले जाते हैं। रोज छत पे उसे विदा करते हैं। उसकी आंखों से आंसू आते हैं। बोर्ड से जाते वक्त मनोज कहता है, श्याम भाई से छुप के मैंने तुम्हारी सारी किताबें पढ़ी है। बोर्ड में एक बच्ची भी होती है। श्याम उस बच्ची को देखकर कुछ लिख रहा होता है। तब मनोज पूछता है कि तुम क्या लिख रहे हो। श्याम कहता है, एक छोटी सी कहानी लिखा हूँ, तुम भी पढ़ लो। फिर वो लोग घर आते हैं। मंझला भाई मनोज को नारियल लाने बाहर भेज देता है। भाभी शाम को खाना लगाती है। तभी बड़ा भाई आता है। शाम को खाना परोसते हुए कहता है, न्यूज़पेपर में पढ़ा कि तू एक अच्छा आदमी बन चुका है। मैंने अभी तक तेरी कोई किताब नहीं पढ़ी, पर तुम्हारे विचार मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। अब खून के रिश्ते से मैं तुम्हें दूर नहीं रखना चाहता, इसीलिए मैंने तुम्हारी शादी का प्रस्ताव रखा है। पर श्याम नाराज होकर कहता है, मेरी शादी हो चुकी है भैया। मंझला भाई कहता है, हम उस वैश्या को इस घर की बहू के रूप में नहीं स्वीकार करेंगे। तब श्याम गुस्सा होकर उसका गला पकड़ता है। कहता है, वो वैश्या नहीं, मेरी बीवी रोजी सिंगार रॉय है। उसके खिलाफ कुछ बोला तो तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। तभी बड़ा भाई श्याम को चाकू से मारता है। श्याम की आंखों से आंसू निकलते हैं। दोनों भाई उसे चाकू से मारते हैं। श्याम जमीन पर गिरता है। श्याम का भाई कहता है, तुम्हारी हरकतें हमारे समाज के खिलाफ थी। तुमने हमारी इज्जत को नीलाम कर दिया। अब तुम्हारी मौत से डूबी हुई इज्जत फिर से वापस उठा देंगे। तभी छोटा भाई मनोज आता है। वो श्याम की हालत देख बहुत रोने लगता है और चिल्लाते हुए कहता है, मुझसे गलती हुई श्याम। और आखिर रोजी की यादों में श्याम अपनी आखिरी सांस लेता है। और हम प्रेजेंट में देखते हैं कि वासु कलकत्ता आता है। यहाँ रॉयल प्रेस में आके वहाँ के लोगों से रोजी के बारे में पूछता है। पर वासु को रोजी और श्याम के साथ वाली बच्ची मिलती है। अब वो बड़ी हो चुकी है। वासु उसे रोजी के बारे में पूछता है। वो वासु को बताती है कि श्याम के चले जाने के बाद रोजी उसे ढूंढने चली गई। तब से वो भी लापता है और प्रेस और ट्रस्ट के सारे लोग भी चले जाते हैं। अब कोर्ट में वसुधरा वासु की हिप्नोटाइज थेरेपी का वीडियो दिखाती है, पर अपोनेंट वकील कृष्णमूर्ति इसे एविडेंस मानने से इनकार करता है। कहता है, 21वीं सदी में ऐसे हिप्नोटाइज थेरेपी को कोर्ट सबूत नहीं मानती और ना ही पुनर्जन्म पर साइंस प्रूफ दिखाती है। ये एक अंधविश्वास है। तब वसुधरा उन्हें रोकते हुए कहती है, वे कोर्ट को बताती है कि 1939 में शांति देवी नाम की लड़की ने पुनर्जन्म होने का दावा किया था। इस मामले के लिए 15 लोगों की कमेटी बिठाई गई थी और अब तक के महान वकील महात्मा गांधी को बनाया और उन्होंने इसे खारिज किया था। उस कमीशन रिपोर्ट के मुताबिक शांति देवी वास्तव में लुगदीबाई की अवतार थी। उस मामले में भी साइंटिफिक प्रूफ नहीं था और इस मामले में भी वासु का श्याम सिंह रॉय पुनर्जन्म है। उन्होंने ही अपनी कहानी फिर से लिखी है। इसमें कोई कॉपीराइट नहीं है। अब ये बात सच हो या ना हो, पर यह सच है, इसका कोई प्रमाण भी नहीं है। अब कोर्ट कल तक फैसला सुनाती है, पर तभी पर्सनल रिक्वेस्ट पर एक बूढ़ा आदमी कोर्ट के पास आता है, कुछ सबूत देना चाहता है और हम देखते हैं कि वह बूढ़ा और कोई नहीं, श्याम सिंगार रॉय का छोटा भाई मनोज सिंगार रॉय ही है। मनोज बताता है कि वासु का पुनर्जन्म हुआ है और वो मेरा भाई श्याम ही है। तब कृष्णमूर्ति मनोज को सबूत मांगता है। मनोज बोलता है कि फेमस पुस्तकों में से कोई भी चोरी कर सकता है, पर ऐसी एक छोटी सी कहानी है जिसे भी श्याम ने ही लिखा था और कभी पब्लिश नहीं किया, पर वो कहानी वासु ने कैसे बनाई। श्याम और मेरे सिवा ये कहानी किसी को पता नहीं है। श्याम सिंगार रॉय ने एक छोटी कहानी उस लड़की को देख लिखी थी और सेम कहानी वासु ने अपनी पहली शॉर्ट फिल्म के लिए बनाई थी। वासु ये कहानी देख और श्याम की हूबहू तस्वीर देख मनुष्य समझ जाता है कि वो श्याम का ही पुनर्जन्म है, वासु के रूप में हुआ है। और आखिर एसआर पब्लिशर केस वापस लेती है और जज ये केस क्लोज करती है। अब मनोज श्याम से मिलता है। वासु को कहता है, श्याम मुझे माफ कर दो, मेरी वजह से तुम्हारी मौत हुई। मुझे बिल्कुल पता नहीं था कि हमारे भाइयों के ऐसे इरादे थे। आपकी कहानियों ने ही आपको बचाया है। आपकी संपत्ति ये कंपनी वापस ले लो। तब वासु कहता है, क्या ले जाऊँ वापस? रोजी को वादा किया था कि जिंदगी भर उसके साथ रहूंगा, पर उसे बीच में छोड़ चला गया। ना जाने वो मुझे ढूंढने के लिए कहाँ कहाँ भटकती होंगी।
तब मनोज कहता है, रोजी अभी भी जिंदा है। हमारे भाइयों के मरने के बाद मैंने उसे हमारे गांव रहने को कहा, पर वो नहीं मानी। तब मैंने उसे अपने चाचा के गांव में रखा है। ये सुन के वासु के आंसू आ जाते हैं। वो भागा भागा रोजी से मिलने उसके पास जाता है। वहाँ एक घर में बहुत से बच्चियां डांस सीख रही है और रोजी नदी के किनारे होती है। वासु भागते हुए उसके पास जाता है। अब रोजी शाम को देख चेहरे पे मुस्कान और आंखों में आंसू लाके शाम से मिलती है और वो शाम की गोद में अपनी आखिरी दम तोड़ देती है। जैसा उसने शाम को कहा था कि उसकी आखिरी इच्छा यही है कि एक मुस्कान के साथ शाम की गोद में वो मर जाए। और ये खूबसूरती की कहानी यहाँ खत्म होती है। आपको श्याम सिंह रॉय की कहानी कैसे लगी हमें ज़रूर बताइए। अगर हमारा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगे तो हमारे चैनल मूवीज एक्सप्लेन मोस्टली को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें और साथ वाले बेल भी प्रेस करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।